हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एडुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक सीरीज़ आज से स्टार्ट करने वाली हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम सारी एक्टिविटीज़ को फोकस करने वाले हैं। सारी एक्टिविटीज़ को क्रिस्प फॉर्म में रिवाइज़ करेंगे, बिल्कुल कम टाइम में हम लोग यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है किसी भी साल का जिसमें एक्टिविटीज़ से आपको क्वेश्चन नहीं रहा है, चाहे वो 1 मार्क का क्वेश्चन हो, 2 मार्क का हो, 3, 4, 5, सब में एक्टिविटीज़ रहता ही रहता है। तो अगर आप सारे चैप्टर्स की एक्टिविटीज़ को रिवाइज कर लेते हो तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। और जैसा कि बहुत कम टाइम है, 10 दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक सारे चैप्टर्स की एक्टिविटीज़ को मैं आपके एग्ज़ाम से पहले तक कंप्लीट करा दूं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपके एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। और बाकी आई होप कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आपकी रिवीजन कंप्लीट हो गई होगी और आप बेस्ट करके आओगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कवर अप करेंगे, क्रिस्प फॉर्म में रिवाइज करेंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटैच किया है, 2025 के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे पुट किया है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्टिविटीज़ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जर्सन रीजन का आता है क्वेश्चन, उसमें भी ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक्टिविटीज़ से। और आपको 4th में भी और 4 मार्क्स का जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होता है उसमें भी एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के, उसको मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। और ऐसे ही चैप्टर वाइज अदर चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग कवर अप करते चलेंगे, एक्टिविटीज़, ठीक है। सिर्फ हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ को रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपको याद होगा सबसे पहली एक्टिविटी मैग्नीशियम रिबन, राइट। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मैग्नीशियम रिबन को हमें सैंड पेपर से साफ़ करते हैं, है ना, रब करके उसको क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? जब हम रिएक्शन परफॉर्म करें तो उसमें कोई एरर नहीं आए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको एक टंग से यानी कि चिमटा से इसको पकड़ लेना है इस तरह से, और फिर इसको बर्न करना है। या तो बर्नर का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पिरिट लैम्प पे इसको बर्न करना है और इसके ऐश को कलेक्ट करना है, इसकी राख को कलेक्ट करना है। यहाँ पे एक बर्तन रख देना है जिसपे जब ये जलेगा तो इसकी राख यहाँ पे इकट्ठा होगी, इसका ऐश यहाँ पे कलेक्ट होगा वॉच ग्लास में, ठीक है। इस तरह से हमें मैग्नीशियम रिबन बर्न करना है। और इसके साथ ही एक प्रिकॉशन क्या हमें यहाँ पे फॉलो करना है कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो हम इसे अपनी आँखों से दूर रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम इसे बर्न करते हैं तो इसमें से बहुत चकाचौंध रोशनी निकलती है, डैज़लिंग फ्लेम लाइट निकलती है, जिसकी वजह से हमारी आँख डैमेज हो सकती है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इसे, जब भी हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हम इसे अपनी आँखों से दूर रखते हैं, आँखों से बचा करके ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, बहुत तेज़ी से बर्न होता है, और लास्ट में हमें वाइट ऐश मिलता है। ये इसका ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन में आप हमेशा वही चीज़ मेंशन करेंगे जो हमने अपनी आँखों से देखा, हमने ऑब्जर्व किया। बाकी कोई चीज़ उसमें नहीं लिखी जाती है कि ये जो वाइट पाउडर है वो क्या है, क्या नहीं था। ये सारी चीज़ें हम कंक्लूजन में लिखते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने कंक्लूड कर दिया है। अगर आपको ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस तरह का, एक्टिविटी का एक्सप्लेन करने के लिए देता है अगर, तो आप एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना है, और एक्सप्लेनेशन में ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो लिखा जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। अपने ऑब्जर्वेशन को हम उसमें एक्सप्लेन करते हैं, तो वो कर लेना है। और उसके बाद लास्ट में हम क्या लिखते हैं, कंक्लूजन, ठीक है, कि इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया। ओके, तो ये जो वाइट पाउडर हमें मिलता है, व्हाट इज़ दैट? दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को यानी कि मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो वो क्या करता है कि एज वी नो के हमारे आसपास जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। अब ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट कर लेता है तो एक नया कंपाउंड बना लेता है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर होता है वाइट, जो कि हमें इस वॉच ग्लास में मिलता है।
ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक चीज़ लिया था, एक सब्सटेंस लिया था मैग्नीशियम रिबन, और जब हमने उसे बर्न किया तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक कंपाउंड बना रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आपको सारी एक्टिविटीज़ में किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आपको इससे क्वेश्चन किस तरह का आता है? तो क्वेश्चन आपको इससे आ सकता है, बैलेंस इक्वेशन करने के लिए दे देता है, यहाँ पे ए दे देगा, यहाँ पे बी दे देगा, यहाँ पे सी दे देगा, और कहेगा कि ए की जगह पे क्या होगा, बी की जगह पे क्या होगा। ऑप्शन में आपको 1 2 3 2 1 4 इस तरह से दिया हुआ रहता है। तो इस इक्वेशन पे भी आपको क्वेश्चन आता है। आपसे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ये रह सकता है कि डैज़लिंग वाइट फ्लेम किसके बर्न होने से होता है। थर्ड, आपको ये पूछा जा सकता है कि ये इस एक्टिविटी में कौन सा किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। आपको पूछा जा सकता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है ना, वो जो वाइट पाउडर मिलता है उस वाइट सब्सटेंस का नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 2। और ये देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ही आपको मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी से पूछा हुआ है। इसमें क्या कह रहा है? द मेन ऑब्जर्वेशंस व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर आर। ये ऑब्जर्वेशन से आपको क्वेश्चन पूछ दिया, तो आपको ऑब्जर्वेशन भी ध्यान में रखना है, केमिकल इक्वेशन भी ध्यान में रखना है, और उसकी बैलेंसिंग पे भी फोकस करना है। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व करा अभी कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम बर्न करते हैं तो वो डैज़लिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, तो ये सही है। अब वाइट पाउडर इज फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। वाइट पाउडर दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.2 में क्या कहा जा रहा है कि लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस। उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है। ये पोटेशियम आयोडाइड है Ki। इसको हम इसमें जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो देखो आपको सबसे पहले कलर भी याद रखना है हर सॉल्यूशन का। सारे चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें जो भी कंपाउंड, जो भी सब्सटेंस यूज हुए हैं, जो भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जो भी क्रिस्टल्स दिए हुए हैं, उन सभी का कलर आपको याद होना चाहिए कि कौन किस कलर का होता है, और रिएक्शन के बाद उसका कलर क्या हो जाता है, रिएक्शन के बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है, प्रिसिपिटेट बन रहा है या आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, वो भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं, यानी लेड नाइट्रेट में जब हम पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं तो क्या होता है, इस सॉल्यूशन का जो कलर है पहले तो कलरलेस था, और जैसे ही हमने इस दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया वो येलो कलर का हो जाता है। लुक एट दिस, जैसे ही हमने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डाला वो येलो कलर का हो जाता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, हमने इतनी ही चीज़ देखी। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ दिस। तो ये जो येलो कलर का फॉर्मेशन हुआ है ये येलो प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट किसको कहते हैं? वैसा प्रोडक्ट जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है और सेटल डाउन हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम कहते हैं प्रिसिपिटेट। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, दिस प्रेसिपिटेट इज लेड आयोडाइड। ये जो येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ कोई अदर एक्वस सॉल्यूशन ज़रूर बनेगा, तभी हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा ना। सॉल्यूशन में ही तो सेटल डाउन होगा, तो किसी न किसी सॉल्यूशन के साथ ही प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो एक बात आपको क्लियर रखनी है कि जब भी प्रेसिपिटेट रिएक्शन होता है, जब भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जब भी लेड नाइट्रेट को जब हमने पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराया तो लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के आयोडीन को डिस्प्लेस कर देता है और ख़ुद कंपाउंड बना लेता है, एंड पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के नाइट्रेट से बॉन्ड बना करके पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। पोटेशियम लेड आयोडाइड दैट इज़ येलो प्रेसिपिटेट। ये जो येलो कलर किसकी वजह से दिख रहा है? ये लेड आयोडाइड की वजह से, जो कि क्या है? येलो प्रेसिपिटेट है। और उसके साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन किसका बन रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट का। तो ये इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए पूछ सकता है।
इक्वेशन सीधा सीधा लिखने के लिए पूछ सकता है कि ये एक्टिविटी आपको दे देगा कि जब हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करते हैं तो जो रिएक्शन परफॉर्म होता है उसकी इक्वेशन लिखिए। तो ये इक्वेशन भी आपको ध्यान में रखना है। कलर भी आपको ध्यान में रखना है। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस होता है, पर जब इस दोनों का रिएक्शन होता है तो येलो प्रिसिपिटेट मिलता है, दैट इज लेड आयोडाइड। ठीक है, अब बिकॉज यहाँ पे प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो दिस इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और साथ ही साथ आपने देखा कि यहाँ पर नाइट्रेट जो है इसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है और इसमें से आयोडीन निकल करके ये लेड के साथ बन जा रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड, यानी कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेड नाइट्रेट से नाइट्रेट का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है। फर्स्ट एक्टिविटी कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, सेकंड एक्टिविटी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, इससे पिछली बार कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो इस बार आपको आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा एक्टिविटी 1.2। उसके बाद हम लोग थर्ड एक्टिविटी को देखते हैं। थर्ड एक्टिविटी में क्या कहा जा रहा है, कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेना है, उसको एक कोनिकल फ्लास्क में रख लेना है। उसके बाद या फिर टेस्ट ट्यूब भी आप ले सकते हो। उसके बाद उसमें डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो आपको ये दोनों ही इक्वेशन को ध्यान में रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक ग्रैन्यूल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है कि हैंडल द एसिड विथ केयर, क्योंकि एसिड बहुत ही रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही केयरफुली हैंडल करते हैं, क्योंकि एसिड अगर हमारे स्किन पे गिरेगा तो वो हमारी स्किन को जला सकता है ना, इसलिए उसको बहुत ही एहतियात से हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद क्या कर रहा है कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड दी जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जब हम इस जिंक ग्रैन्यूल्स में जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं या HCl डालते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ये जो जिंक ग्रैन्यूल्स दिख रहा है यहाँ पे, इसके सरफेस पे बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा, जब ये पूरी एक्टिविटी अच्छे से हो जाती है तो जब हम इसको टच करते हैं, जब हम इस फ्लास्क को टच करते हैं तो हमें ये फ्लास्क गर्म महसूस होता है। ये दो चीज़ें ऑब्जर्व किया हमने, तो इसको हम ऑब्जर्वेशन में लिख देंगे। गैस बबल्स फॉर्म्ड या बबल्स आर फॉर्म्ड, आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे। उसके बाद द फ्लास्क फील्स हॉट टू टच, जब हम उसको टच करते हैं तो फ्लास्क गर्म फील होता है। अब इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकलता है कि बिकॉज यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई गैस तो बन रही है। अब उस गैस की टेस्टिंग करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे किया जाता है, बर्निंग कैंडल को हम उसके पास ले जाते हैं। अगर पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहा है वो बबल्स, अगर पॉप साउंड के साथ बर्न हो रहा है दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस बनी है। अगर ऑक्सीजन गैस बनती है तो उसका टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, ऑक्सीजन गैस बनने का जब हम इसके अराउंड बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो बहुत ही तेज़ी से बिल्कुल ब्राइटली जलने लगता है, तो उससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का हम कैसे टेस्ट करते हैं, उसके लिए हम लाइम वाटर टेस्ट करते हैं। ये सब आगे आने वाला है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से हमें ये क्लियर होता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस बनी है। सेकंड ऑब्जर्वेशन से हमें ये क्लियर होता है कि फ्लास्क गर्म हो गया है, दैट मीन्स के हीट रिलीज हो रही है, दैट्स मीन्स दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी किसी रिएक्शन में हीट निकलती है दैट मीन्स दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ठीक है, उसके बाद अब हम इसके इक्वेशन को देख लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। तो जैसे ही हमने जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो जिंक हाईली रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में, तो इसलिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को जिंक डिस्प्लेस कर देता है। जिंक हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेता है और वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम जिंक डालते हैं, जिंक में जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो जिंक हाइड्रोजन को अगेन डिस्प्लेस कर देता है और जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। यानी कि किसी भी मेटल में जब हम एसिड डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस एक्टिविटी से आपको ये भी पता चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट्स वाई दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब फोर्थ एक्टिविटी पे चलते हैं।
फोर्थ एक्टिविटी में कहा जा रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO, और क्विक लाइम भी इसी को कहा जाता है, तो ये भी कॉमन नेम आपको याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है जी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहा जाता है। ये कॉमन नेम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें स्लोली वाटर ऐड करना है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड लेना है इसमें बीकर में, उसके बाद उसमें वाटर ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है, एक ही बार नहीं ऐड करना है। क्यों? क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए धीरे धीरे हमें उसमें पानी डालना है। जैसे ही हम उसमें पानी डालते हैं हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हीसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है फुसफुसाहट के साथ, है ना। दूसरी चीज़ हम ये ऑब्जर्व करते हैं, जब हम इस बीकर को टच करते हैं तो हमें ये फील होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, ये बीकर बिल्कुल गर्म हो जाता है, बहुत हॉट हो जाता है, वेरी हॉट। दिस बीकर बिकम्स वेरी हॉट टू टच। थर्ड चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व करा, जब ये पूरी तरह से रिएक्शन हो चुका होता है तो हमें इसमें मिल्की सब्सटेंस मिलता है ना। जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला तो हमें कुछ मिल्की कलर का, वाइट कलर का सब्सटेंस बनता हुआ दिखाई देता है। अब इसको क्लियर करते हैं कि हीसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स क्या, तो इस हीसिंग साउंड से हमें ये पता चलता है कि इट इज़ अ वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है, इसलिए ऐसा साउंड निकल रहा है। दूसरा, चूँकि बीकर जो है वो बहुत गर्म हो जाता है, दैट मीन्स कि हीट रिलीज हो रही है, दैट इज़ इट्स अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगेन ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी लिखने के लिए कहा जा सकता है कि 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल बताइए। तो पहला वाला जिंक ग्रेन्यूल जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मिल्की सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इसका कलर जो है मिल्की हो जाता है। इससे क्या इंडिकेट होता है कि इसमें जो सब्सटेंस बना है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसमें जो सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे अगेन कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया और सिंगल कंपाउंड बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट एक्टिविटी में भी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब बर्न किया था, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन भी किस टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन याद रखना है, और ये कंक्लूजन एंड ऑब्जर्वेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने अभी देखा, मैग्नीशियम रिबन के ऑब्जर्वेशन से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं, एक्टिविटी 1.5। अब यहाँ पे आता है आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या कहा जा रहा है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है, उसके बाद उसके कलर को नोट कर लेना है। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल जो होता है वो किस कलर का होता है फ्रेंड्स, वो होता है ग्रीन कलर का, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, कलर ग्रीन क्रिस्टल होता है फेरस सल्फेट का, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या करना है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर ऑन स्पिरिट लैम्प एज शोन इन 1.4। उसके बाद इसको बर्न करना है, और इसमें बहुत ही एहतियात बरतनी है, बहुत ही प्रिकॉशन बरतनी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, कलर ऑब्जर्व करना है कि क्रिस्टल का कलर हीट करने के बाद कैसा हो जाता है। तो जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो सबसे पहले तो इस क्रिस्टल में, क्रिस्टल का क्या मतलब होता है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं। जब भी क्रिस्टल लिखा हुआ हो मतलब उसमें कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जब भी हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें से भाप निकलता है। भाप निकलने से हमको ये पता चलता है कि वाटर रिलीज हो रहा है। तो सबसे पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो वाटर लूज करता है और उसका कलर जो है वाइट हो जाता है, हमने ये ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर अगेन उसको हम गर्म करते रहते हैं, फर्दर हीट करते रहते हैं, तब क्या होता है कि वो जो वाइट और पाउडरी सब्सटेंस था वो मेल्ट होने लगता है, एंड लास्ट में उसका कलर वाइट से क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। इसके साथ ही जब ये बर्न होता है तो बहुत ही चोकिंग स्मेल, चोकिंग मतलब कि दम घुटने वाली स्मेल भी निकलती है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई गैस की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज़ सल्फर कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, सल्फर कंटेनिंग गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसी स्मेल निकल रही है। इस स्मेल से हमें पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके साथ ही जब हम इस ट्यूब को टच करते हैं तो ये ट्यूब कूल महसूस होता है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और बिकॉज यहाँ पे फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये फेरस सल्फेट ब्रेक हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और साथ में एक रेडिश ब्राउन सॉलिड सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज
अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के थ्रू हो रहा है तो उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन विच टाइप ऑफ रिएक्शन? थर्मल डिकम्पोजिशन। और ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें 3 कंपाउंड बनते हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके प्रिकॉशन क्या है और इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे उससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिस्टलिन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर एक्स। क्रिस्टलिन सब्सटेंस अभी अभी हमने देखा ग्रीन कलर का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट, राइट, दैट इज FeSO4। तो X क्या हो जाएगा? FeSO4 फेरस सल्फेट। इमिट्स गैसेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। कौन सी गैस निकलती है? SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड व्हेन हीटेड ओवर अ फ्लेम। इट फर्स्ट लूजेस वाटर। तो सबसे पहले ये जो क्रिस्टल है वो वाटर लूज करता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 7। एंड चेंजेस कलर। तो सबसे पहले इस फेरस सल्फेट का जो कलर है वो कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूसेस अ सॉलिड कंपाउंड। और जब हम इसको कंटिन्यू गर्म करते रह जाते हैं तो ये वाइट से किस कलर में चेंज हो जाता है? ये वाइट से रेडिश ब्राउन, है ना, रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। और जो सॉलिड कंपाउंड बनता है उसका क्या नाम है? फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को तो इजीली कर सकते हो अगर आपको एक्टिविटीज़ अच्छे से रिवाइज हो जाती है तो, है ना। उसके बाद सेकंड में क्या कह रहा है? स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व व्हेन एक्स इज हीटेड। जब फेरस सल्फेट को हम गर्म करते हैं तो जो चेंजिंग हो रही है उसको आपको लिखना है। तो इसके साथ साथ आप इक्वेशन भी लिखेंगे और उसका कलर भी लिखेंगे कि पहले वाइट हो जाता है, उसके बाद फाइनली किस कलर का हमें कंपाउंड मिलता है? रेडिश ब्राउन कलर का। ठीक है, अब इसके प्रिकॉशन एंड कंक्लूजन देख लीजिए। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये एक टाइप का थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि फेरस सल्फेट यहाँ पे डिकम्पोज हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में। दूसरा कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ये जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडा हो जाता है, दैट मीन्स ये एक टाइप का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड चीज़ हमें यहाँ पे क्या पता चल रही है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं? जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो। तो यहाँ पे आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe2+ से Fe3+ में, है ना। और सल्फर इज रिड्यूस टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये जो सल्फेट था, सल्फर के साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स थे, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये 3 टाइप का रिएक्शन हो गया। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। प्रिकॉशन क्या इसमें ध्यान में रखना है कि बिकॉज इसमें से बहुत ही चोकिंग स्मेल निकलती है, तो सबसे पहले तो इसको हम अपने मुंह की तरफ नहीं रखेंगे, या हमारे साथ जो काम कर रहा है, हमारे साथ जो लैब परफॉर्म कर रहा है उसकी तरफ भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमारा दम घुट सकता है। सबसे पहला प्रिकॉशन। दूसरी चीज़ कि जो गैसेस निकलती है उसको वाफ्ट द गैस करना है, जेंटली हमारे नाक से उसको दूर कर देना है ताकि हम उसे स्मेल नहीं कर सकें, उसको स्निफ नहीं कर सकें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। थर्ड प्रिकॉशन क्या है कि टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ करना है जब भी हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो। ठीक है, तो प्रिकॉशन से भी सवाल आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं फेरस सल्फेट का तो हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस ध्यान में रखे जाने चाहिए, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। अच्छा, उससे पहले हाँ, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट का भी दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं और उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहलाता है, क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं या इसी को स्लेक्ट लाइम भी कहा जाता है। ठीक है, स्लेक्ट लाइम कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहा जाता है। तो सब में लाइम है, आपको ध्यान में रखना है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, उसमें जब हमने वाटर ऐड किया तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, जैसे कि जब वॉल पेंट होता है
तो उसमें हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वॉल पे चिपक जाता है तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं उसका रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब धीरे धीरे उसमें फिर से धूप गर्मी सब लगती है तो उसका फिर से डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है और वो फिर से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस कैल्शियम ऑक्साइड का क्या यूज़ है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसको सीमेंट फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, एक्टिविटी 1.6। इसमें क्या कह रहा है, 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड दी बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टंग से उसको पकड़ के उसको हीट करना है और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, उसको नोट डाउन करना है। तो जैसे ही हम लेड नाइट्रेट पाउडर यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। जब हम इसको बर्न करते हैं, जब हम इसमें हीट सप्लाई करते हैं तो इसमें से ना क्रैकलिंग साउंड निकलता है, साथ ही साथ ब्राउन फ्यूम्स भी रिलीज होता है। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें से ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। जब हम इसके पास बर्निंग कैंडल ले जाते हैं या ग्लोविंग स्प्लिंटर ले जाते हैं तो वो आग पकड़ लेता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है। इससे ये प्रूफ होता है कि इसमें से जो गैस निकल रही है, इसके जलने के साथ साथ कोई गैस रिलीज हो रही है और वो गैस कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। और ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्मेशन से हमें क्या पता चलता है कि ये जो ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, थर्ड चीज़, जब ये पूरी तरह से जल जाता है तब हमें येलो रेसिड्यू मिलता है, येलो कलर का सॉलिड मिलता है। उस टेस्ट ट्यूब में हमें येलो कलर का सॉलिड मिलता है और वो सॉलिड क्या है, लेड मोनोऑक्साइड। ये लेड नाइट्रेट में से नाइट्रेट जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है और लेड मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ऑब्जर्वेशन। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है ना। एक्चुअली में आप जब लिखोगे तो ऑब्जर्वेशन में सिर्फ इतना लिखोगे कि ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है, और बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी है तो इसलिए मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिया है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ऑब्जर्व किया हमने, ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व होता है, उसके साथ साथ एक गैस भी निकलती है जिसमें आग जल्दी पकड़ लेता है, दैट इज़ ऑक्सीजन गैस। और थर्ड चीज़ हमने क्या ऑब्जर्व करी कि येलो कलर का हमें कुछ सॉलिड मिलता है टेस्ट ट्यूब में, दैट इज़ लेड मोनोऑक्साइड। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूड किया कि इसमें एक लेड नाइट्रेट पाउडर लिया था हमने, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में भी डिकम्पोज हो रहा है, येलो रेसिड्यू का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि लेड मोनोऑक्साइड में वो डिकम्पोज हो रहा है, और साथ में 2 टाइप की गैसेस भी बनती है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी चीज़ कि जब हम इस टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो ये हमें ठंडा फील होता है, डैट मीन्स इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। और एक्सो मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब अंदर एब्जॉर्ब होना। ठीक है, थर्म वर्ड आता है हीट के लिए, तो एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो कभी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसमें हीट यूज होता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक बात याद रखनी है कि लेड मोनोऑक्साइड जब गर्म रहता है ना तो वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और जैसे ही ठंडा होगा वो येलो कलर का हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको ये इक्वेशन भी ध्यान में रखनी है, इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता है और आया भी है पिछली बार। आप देखिए यहाँ पे, लुक एट दिस, इसमें पूछा जा रहा है, ये देखो इस तरह से आपको बैलेंस करने के लिए दिया गया है, द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको बैलेंस करना है। ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन का, और उसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है यानी कि लेड 2 है, लेड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे नाइट्रोजन काउंट करो कितने हो गए, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 3 3 2 6 6 2 12 है। 12 ऑक्सीजन में से यहाँ पे 4 2 8 आ गया, है ना, और यहाँ पर भी 2 आ गया, 8 2 10 तो हो गया, बचा कितना 2, यहाँ पर 2 है, इसलिए ये D इजिकल टू कितना हो जाएगा 1।
तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2241। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि इस पर आ सकता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है, कैथोड पे कौन सी गैस बनती है और एनोड पे कौन सी गैस बनती है। इस एक्टिविटी में भले ही कंटेंट ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको बस दो चीज़ ध्यान में रखनी है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, और ये कैसे कन्फर्म होता है, तो इसके लिए आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि जैसे ही हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सबसे पहले तो भाई ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है। अब बबल्स का फॉर्मेशन होता है, उसको चेक करने के लिए जब हम स्प्लिंटर लाते हैं उसके पास, तो वो पॉप साउंड के साथ एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो पॉप साउंड के साथ जलता है ना। एक टेस्ट ट्यूब में जो बबल्स है वो पॉप साउंड के साथ जलता है, जिससे कि पता चलता है कि उसमें जो गैस बनी है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में जब हम दूसरे टेस्ट ट्यूब के पास जब हम बर्निंग कैंडल लेकर के आते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो बहुत ही ब्राइटली जलता है। इससे ये पता चलता है कि उसमें जो गैस बन रही है वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। तो इस दोनों टेस्ट से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि दो तरह की गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक में वाटर लेवल कम है, दूसरे में वाटर लेवल ज़्यादा है। कैथोड पर जो टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है उसमें वाटर लेवल कम है, एनोड पे जो टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है उसमें वाटर लेवल ज़्यादा है। इससे क्या पता चल रहा है कि गैस का जो अमाउंट है वो 2:1 के रेशियो में है। ठीक है, तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैथोड पे जो गैस बन रही है हाइड्रोजन गैस है, एनोड पे जो गैस बन रही है ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का अमाउंट डबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इससे क्या कंक्लूजन मिलता है कि वाटर का फॉर्मेशन दो तरह की गैस से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसका जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन किसके थ्रू करवाया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू। तो यहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जब हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, 3 टाइप का डिकम्पोजिशन होता है। अगर हीट से हो रहा है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मोलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, धूप में टूटना, सॉरी धूप में नहीं, हीट से टूटना है ना, हीट से डिकम्पोज होना, थर्मोलाइसिस या थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन या थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये आपके सैम्पल पेपर में इससे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए ये एक्टिविटी तो मैं कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको ये डायग्राम दे देगा, ये सेटअप दे देगा और आपको कहेगा कि एनोड पे जो ये टेस्ट ट्यूब है इसमें कौन सी गैस है बताओ, ऑक्सीजन, और कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन। ठीक है, कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, कैथोड पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रोजन पॉजिटिव है। हाइड्रोजन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव पे डिपॉजिट होगा, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, एक्टिविटी 1.8। इसमें क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है एक चाइना डिश में और उसको धूप में ले जा करके रख देना है। सबसे पहले तो देखना है कि इसका कलर क्या है। तो आप जब देखोगे शुरू में स्टार्टिंग में ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो वाइट कलर का होता है, और जब हम इसको सनलाइट में छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, और कुछ देर के बाद जब हम उसको देखने जाते हैं तो वो जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड की जगह पर आपको ब्रोमाइड भी दे सकता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और दोनों का सेम तरह से रिएक्शन होता है, सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, सेम रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जब हम इसको सनलाइट में छोड़ते हैं तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, ये हमने ऑब्जर्व करा। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, 2 सब्सटेंस में ये ब्रेक हो जाता है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। सो अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और बिकॉज सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा था फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड का भी होता है। सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन गैस में
ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन भी ध्यान में रखना है, ऑब्जर्वेशन तो रखना ही रखना है। इससे क्वेश्चन भी आया है, अभी देखेंगे आप। और साथ में हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड करा उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे कि जो कलर चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड के ब्रेकडाउन की वजह से। हेंस दिस इज अ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और बिकॉज सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट कर लेता है सनलाइट में, सनलाइट को एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए इससे बचने के लिए हम इसको डार्क कलर के बोतल में रखते हैं, डार्क कलर के बोतल में रखते हैं ताकि उसमें सनलाइट इंटर नहीं कर सके और उसका रिएक्शन नहीं हो, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इक्वेशन भी ध्यान में रखनी है, और ये किस टाइप का रिएक्शन है वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या आया है आप देखिए, ये देखिए एजर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, 17 to 20 तक पूछा जाता है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसी एक्टिविटी से पूछा हुआ है। क्या कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अभी अभी हमने पढ़ा ना कि सिल्वर क्लोराइड जब धूप में रखते हैं तो वो ग्रे कलर का हो जाता है, तो बिल्कुल सही है ये। रीज़न क्या कह रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन टेक्स प्लेस बाय सनलाइट। ये भी बिल्कुल सही है। ग्रे कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के द्वारा सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो जाता है। तो एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और दोनों एक रीज़न जो है वो एजर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस आपको एक्टिविटी ध्यान में होनी चाहिए, तो एक्टिविटी को अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, एक्टिविटी 1.9 में क्या कह रहा है, 3 आयरन नेल लेना है और उसको सैंड पेपर से पहले साफ़ कर लेना है ताकि एरर नहीं आए। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उस दोनों टेस्ट ट्यूब को ए और बी मार्क कर देना है। उसके बाद 2 आयरन नेल को इस तरह से इसमें हैंग कर देना है और 1 आयरन नेल को साइड कर देना है। ठीक है जी, 1 आयरन नेल को आप इस तरह से साइड रखोगे, 2 आयरन नेल को आपको क्या करना है, इस अलग टेस्ट ट्यूब में रख देना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है। 2 आयरन नेल को हमने लिया और उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, 20 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो 20 मिनट के बाद जब हम इसको देखेंगे तो हमें ये ऑब्जर्व होता है, हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, तो आपको कलर भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और 20 मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो वो कलर ब्लू से गायब हो जाता है, हल्का ग्रीन कलर का हो जाता है। पहली चीज़ हमने ये ऑब्जर्व करी कि ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड बिकम्स ग्रीनिश ब्लू। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, आयरन नेल में हमें देखने को मिलती है कि जो हम आयरन नेल हमने साफ़ करके डाला था इसमें, वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। पहले ऐसा था और अब ब्राउनिश कलर का हो जाता है। द आयरन नेल टर्न्स ब्राउनिश। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो फेड्स क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, ये जब इसमें आयरन डालते हैं तो आयरन बिकॉज मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये आयरन जो है उस कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट और ये अपने साथ बॉन्ड बना लेता है फेरस सल्फेट का, एंड बिकॉज फेरस सल्फेट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसलिए हमें टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसका कलर ग्रीनिश दिखाई देता है। पहले ब्लू था क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू होता है, और जब रिएक्शन हुआ तो ये ग्रीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि फेरस सल्फेट बन जाता है। दूसरी चीज़, आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश क्यों हो गया, क्योंकि इस पर कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है। कॉपर मेटल बिकॉज ब्राउन कलर का होता है, वो उस पर डिपोजिट हुआ रहता है, इसलिए ये ब्राउन कलर का दिखता है। ये हमारा कंक्लूजन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन डालते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये कॉपर सल्फेट से कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए ये किस टाइप का रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट होता तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से आपको एग्जाम में इस आयरन की जगह पे जिंक दे सकता है, लेड दे सकता है। तो ये दोनों चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि जिंक के साथ भी सेम रिएक्शन होगा, जिंक सल्फेट बनेगा। लेड के साथ भी सेम रिएक्शन होता है, कॉपर सल्फेट का नहीं, कॉपर क्लोराइड का, तो लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से है ये। इसमें क्या कह रहा है कि सोडियम सल्फेट लेना है 3 ml एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें रखना है सोडियम सल्फेट और इसमें रखना है हमें, ये है बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, और ये है सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड में धीरे धीरे हमें क्या करना है, सोडियम सल्फेट को डालना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बिकॉज ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि सोडियम सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस। बेरियम क्लोराइड कैसा होता है, ये भी कलरलेस होता है। और जब दोनों मिक्स होते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि इसमें यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ रेसिड्यू हमें मिलता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। अब होता क्या है कि ये जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट है जो पानी में इंसॉल्युबल होता है, इसलिए वो नीचे आकर के बैठ जाता है। हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये किस टाइप का रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके साथ आपको इक्वेशन भी ध्यान में रखनी है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। और आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही रहता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट से सल्फेट जो है वो डिस्प्लेस हो करके बेरियम के साथ यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना लिया, और बेरियम क्लोराइड का जो क्लोरीन है वो डिस्प्लेस हो करके सोडियम के साथ बना लेता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सल्फेट का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्लोरीन का भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब लास्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 1.11। इसमें क्या कह रहा है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है और उसको हीट करना है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि कॉपर पाउडर का कलर ब्लैक हो जाता है। ठीक है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक। सबसे छोटी एक्टिविटी है ये। अब ये ब्लैक कंपाउंड क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आया था 2024 में। ठीक है, तो ये ब्लैक सब्सटेंस का फॉर्मेशन क्यों होता है, बिकॉज जब हम कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं तो ये आसपास के एयर से रिएक्शन कर लेता है, और जब आसपास के एयर से रिएक्शन कर लेता है तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज एडेड टू कॉपर एंड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब अगेन अगर हम इस एक्टिविटी को फर्दर एक्सटेंड करें और ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है इस पर हम अगर हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराते हैं कॉपर ऑक्साइड को, तो ये जो ब्लैक था वो ब्लैक से फिर से वापस से कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है ना, तो ये ब्लैक से वापस ब्राउन हो जाता है। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड होता है तो कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लैक से वापस ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो कलर आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इक्वेशन ध्यान में रखना है, टाइप ऑफ रिएक्शन ध्यान में रखना है। ओके जी, अब यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे इस कॉपर से ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रहा है, तो जब भी ऑक्सीजन लूज होगा तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन, और इस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ये इसको छोड़ करके हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है ना। तो जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जब कभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ हो रहा है उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रीडॉक्स रिएक्शन। इसलिए ये किस टाइप का रिएक्शन है यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, मैंने मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि हेंस, है ना। इसका ऑब्जर्वेशन अलग होगा। अगर आपको क्वेश्चन में देता है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दी हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि आपको इसी में दे दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया है कि ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, ब्लैक से ब्राउन हो जाता है। यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा कि ये ब्लैक से ब्राउन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे इसमें यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है एंड हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हेंस दिस इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन।
सम अदर एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही फेवरेट है सीबीएसई का, पूछा जाता है तो इसको आप याद रखेंगे कि जिंक ऑक्साइड को जब हम एयर में छोड़ते हैं तो उससे कार्बन रिएक्ट कर लेता है जल्दी और जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो जिंक से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और कार्बन से ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो, है ना, मैग्नीज ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद बॉन्ड बना लेता है, मैग्नीज क्लोराइड बना लेता है, और साथ ही में वाटर एंड क्लोरीन गैस का भी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी आप देखो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है ना, और इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए ये भी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। ये 11 एक्टिविटीज़ आपके फर्स्ट चैप्टर में दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर की एक्टिविटी, 11th नंबर की एक्टिविटी ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो एक्टिविटी है उसको अच्छे से देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट चैप्टर की भी एक्टिविटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।